हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? मैं विकास किशोर कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं पीआरटी टीचर क्लासेस में। देखिए, कहते हैं कि ठोकर लगने के बाद भी मुसाफिर न संभले तो मुसाफिर का नसीब, क्योंकि पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा दिया। ये जो आपके रास्ते में जितने लोग आपको ठोकर मार रहे हैं, इन्हें अपना दुश्मन न समझिए। ठीक है, ये आपको सिखा के जा रहे हैं कि आप जैसे हो वैसी दुनिया नहीं है। वो उनके अंदर बैठा हुआ जो लालच है, जो उनके अंदर आपको धोखा देने की प्रवृत्ति है, वो आपकी दुश्मन नहीं है। वो इंसान, कहते हैं लोग ना कि इंसान की बुराइयों से आ, बुरा इंसान की बुराइयों से घृणा करिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप याद रखिए, इंसान से घृणा करिए। मैं उल्टा चलता हूँ और चलना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो बुराई है ना, वो समय रहते आपको पता चल गई। अब उसकी घृणा से मत तकलीफ लीजिए, या घृणा, उसकी बुराई से घृणा मत करिए, उससे घृणा करिए। क्योंकि उसकी बुराई जो है, उसके मन में पनपी बुराई जो है, उसी के जरिए पनपी है, उसी के दिमाग में ये चीज़ आया है। ठीक है, गलती एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 10 बार गलती नहीं होती है। तब उसे कहा जाता है उसके अंदर छल है, कपट है आपके प्रति। जो व्यक्ति आज आपको धोखा दे सकता है, आपको ठोकर मार सकता है, कल आपके साथ हर वो चीज़ करने के बाद भी ठोकर मार सकता है, क्योंकि उसके अंदर छल है। तो व्यक्ति से नफरत करना शुरू कर दीजिए, व्यक्ति से दूर रहिए। नफरत नहीं कर पा रहे हैं, दूर रहिए, मत उससे संबंध रखिए। और याद रखिए कि जो उसके अंदर बुराई है, उसने अपना सही समय पर आपको क्या दिखा दिया? चेहरा दिखा दिया। अब उस चेहरे को देख लीजिए और रास्ते पर बहुत ठोक बजा के चलना शुरू करिए। ठीक है, चलिए आगे। अभी ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी को मिलेंगी। देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था। इससे पहले क्या पढ़ा था? इससे पहले पढ़ा था एटम्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ये पढ़े थे हम लोगों ने। आज इन पर हमको क्वेश्चन करना है। ठीक है, दोनों पे क्वेश्चन करना है, एटम एंड एटम्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसके बाद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर नंबर 3 और ये 4 है। ठीक है, याद रखिएगा। हमें सब में सारे क्वेश्चन देखने हैं, सबको समझ के चलना है। और देखिए, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई, तो थोड़ा स्लो चल सकता हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन को लिखना भी है, उसके बाद आपको उसको समझाना भी है। लेकिन मैं क्वेश्चन जो भी टच करूंगा वो समझ के चलिएगा कि वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी को क्या किया जाएगा, थोड़ा सा मोल्ड करके क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाएगा और क्वेश्चन आ सकता है। या हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ी सा उसका लेवल आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिए, कुछ धूर्तबाज जो चुट्टे हैं, ठीक है, जो अपने चैनल को चलाने के लिए, जिनकी आत्मा नहीं भर रही है 1 लाख 1.5 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद भी, लेकिन उनका झूठ बोलने की आदत नहीं जा रही है। मैं बार बार कहता हूं कि अवेयर रहिए ऐसे लोगों से। सिर्फ अपना कोर्स बेचने के लिए आपको भ्रमित कर रहे हैं कि पेपर इस दिन हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा। किसी को भाई पता ही नहीं है पेपर, अभी अभी इसकी अधिसूचना में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, अभी कोई एग्जाम का कोई बात नहीं। अभी आप इस चीज़ को चलिए, मान कर चलिए कि अभी पेपर का कोई बात नहीं है। पेपर का जब डेट आएगी तो पता चल जाएगा, प्लीज़ याद रखिएगा। मैं रेलवे के जो पीआरटी की या जो पीजीटी टीजी की भर्ती की बात की गई है, उसमें संभवतः कहा गया है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। कुछ लोग उसको कंफर्म कर दे रहे हैं, मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, कुछ लोग उसको कंफर्म कर रहे हैं सिर्फ अपना बैच बेचने के लिए। ठीक है, इनसे दूर रहिए। तमाम कंटेंट अवेलेबल हैं, आप बिना बैच खरीदे तैयारी कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। और मैं अच्छे अच्छे टीचरों का नाम भी ले लेना चाहता हूँ, आपको बता दूँ। अब मैथ का उठाकर देख लीजिए, कई ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, गगन सर, आदित्य रंजन सर, और भी बहुत है। मैथ उठाकर देख लीजिए। रीजनिंग के लिए भी टीचर बहुत अच्छे हैं, आप उठाकर देख लीजिए। अगर आपको सीडीपी पढ़ना है तो आरपी मिश्रा सर से सीडीपी ज़्यादा तो अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता यार, उठा के देखो, जाओ पढ़ो। ठीक है, लेकिन ये चीज़ मत करिए, आप ऐसा पढ़िए बेटा। मैं सीधा कहता हूँ कि भविष्य की बात है, भविष्य की बात है, आपके जीवन का बात है। एक बार इस सिलेक्शन को आप ले लेंगे ना, तो आपका भविष्य बदल जाएगा, आपका समय बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। ठीक है, तो ऐसी धूर्तबाजों के चक्कर में पढ़ के अपना पैसा समय मत गंवाइए। ठीक है, उनके कोर्स को खरीद लीजिए। वो
4 क्वेश्चन आएंगे भाई, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सबके मैच कर जाते हैं और वहीं उछलना कूदना वो शुरू कर देंगे। और देख लीजिएगा कूदेंगे जरूर, आपको लास्ट तक बता रहा हूँ, कूदेंगे जरूर, देख लीजिएगा वो। लेकिन आप क्या करें, कहते हैं ना कि जो दिखता वही बिकता है, आपकी वही आदत है, आप सच्चाई से रूबरू नहीं होना चाहते। तो आपकी मर्जी, मैंने जो कहना था कह दिया, ठीक है, बताना था बता दिया। मैं बस उन धूर्तबाजों की बात कर रहा हूँ जो बैच बेचने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, ठीक है, किसी हद तक जा सकते हैं, ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, मुझे ना बैच बेचना है ना कुछ करना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मुझे तो, मैं तो बार बार कहता हूँ मैं सीख रहा हूँ, सीखते सीखते एक लेवल आएगा कि हाँ सीख जाऊंगा भाई, तो उसी में थोड़ा आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, समझने की कोशिश करिएगा, फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो परमाणु का स्ट्रक्चर है या परमाणु का मॉडल है, इसमें जो कहते हैं कि समय समय पर जो सुधार हुआ और वो सुधार करने वाले वैज्ञानिकों का जो क्रम था, वो क्रम किस आधार पर था या क्रम किस प्रकार से था, उस क्रम के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे दे दिए हैं, देखिए मैं फिर से समझा देता हूँ। कह रहा जो समय समय पर सुधार हुआ, उसमें जो वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी हाँ कहते हैं कि अपना जो भी मॉडल दिया है, उन वैज्ञानिकों का सही क्रम कौन सा है उसके बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर ऑप्शन दिया जाए, पहला दे रहा है, कह रहा है कि रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड। दूसरा डाल्टन, डाल्टन। तीसरा, ठीक है, थॉमसन, सन, थॉमसन। फिर चौथा, चौथा कह रहा है कि आपका बोर, बोर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इसमें है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए पहला कह रहा है, इसको ए लिख लीजिए, ऐसे करिए ए, इसी में क्रम बताना है। क्या कह रहा है कि पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, फिर उसके बाद चौथा, ठीक है, ये कह रहा है। फिर कह रहा है, बी कह रहा है चौथा, तीसरा, फिर कह रहा है दूसरा, फिर कह रहा है पहला, ठीक है। फिर कह रहा है, सी कह रहा है तीसरा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद कह रहा है पहला, फिर कह रहा है चौथा। फिर कह रहा है भाई डी कह रहा है, डी कह रहा है दूसरा, तीसरा, फिर कह रहा है चौथा, ठीक है, फिर कह रहा है पहला, ठीक है, पहला। बताइए भाई इसमें कौन सा सही है, कौन सा सही है ये बताइए, कौन सा सही है ये बताइए, इसमें से कौन सा सही है। कह रहा है कि जो परमाणु मॉडल थे, ठीक है, जो परमाणु मॉडल था, ठीक है, परमाणु मॉडल में समय के साथ जो सुधार हुए, उस सुधार में जिन वैज्ञानिकों ने परमाणु मॉडल दिए थे, उनका काल क्रम अनुसार बताइए, उनके काल को क्रम अनुसार बताना है। फिर से सुनिएगा, मैं फिर कह दे रहा हूँ, देखिए मेरे पास नहीं है भाई, जितने में है उतने में बता रहा हूँ। परमाणु मॉडलों का समय के साथ सुधार होता रहा, ठीक है, निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। भाई काल के अनुसार मतलब उनके समय के अनुसार व्यवस्थित करिए कि इसमें से कौन है। भाई ये बताइए, रदरफोर्ड पहले आए थे, पहले उन्होंने दिया था अपना मॉडल, नहीं दिया था भाई, ठीक है। फिर ये तो यहीं पर पहले ही खत्म हो गया, ये तो क्रम है ही नहीं, ये खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि भाई चौथा, बोर आए थे, पहले दिए थे, नहीं दिए थे, ये भी खत्म हो गया। फिर कह रहा है तीसरा, तीसरा क्या कह रहा है कि भाई थॉमसन ने कहा था। फिर डाल्टन आए, फिर उसके बाद कौन आया, तो फिर उसके बाद रदरफोर्ड आए और फिर उसके बाद बोर आए। ये सही है, बाकी ये सब गलत है, बाकी ये सब क्या है, गलत है। इसके बाकी ये सब क्या है, गलत है, याद रखिएगा क्या है भाई, गलत है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आई बात, समझ में आई बात भाई, समझ में आई बात, क्लियर है, ठीक है। तो इस चीज़ों को समझिए, ठीक है, इन सब चीज़ों को समझिए और करने की कोशिश करिए, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। कह रहा है कि रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन के जरिए
ठीक है, अल्फा प्रकीर्णन के जरिए किस कण की खोज की थी, ठीक है, किस कण की खोज की थी, किस कण की खोज की थी, सॉरी कण कह रहे हैं यार, कह रहे हैं क्या बोल रहे हैं, किसकी खोज की थी, कण दिमाग में आ जा रहा है बार बार, किसकी खोज की थी, अल्फा प्रकीर्णन के जरिए रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन के जरिए किसकी खोज की थी, अल्फा प्रकीर्णन के जरिए, ठीक है, रदरफोर्ड ने, दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा, बार बार दोहराने का एक ही कारण है प्रभु जी कि आपको समझ में आए, रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन के द्वारा किसकी खोज की थी, किसकी खोज की थी, किसकी खोज की थी, ठीक है, रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन के द्वारा किसकी खोज की थी, किसकी खोज की थी, ठीक है, किसकी खोज की थी, चार ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, तीसरा न्यूट्रॉन की खोज, चौथा नाभिक की खोज, नाभिक की खोज किसकी खोज की थी, किसकी खोज की थी, ठीक है, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, बताइए भाई, अल्फा प्रकीर्णन के जरिए रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, किसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने, ठीक है, और रदरफोर्ड किसके बाद अपना मॉडल दिए थे, किसके बाद अपना मॉडल दिए थे, ये भी याद रखिएगा, ये भी समझने की चीज़ है, इसको भी समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, इसको भी समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, ठीक है, चलिए बात करते हैं रदरफोर्ड के बारे में, चर्चा कर लेते हैं। रदरफोर्ड ने बोला कि परमाणु जो है विभाज्य है, रदरफोर्ड तक आते आते क्या हो गया था, परमाणु के बारे में पता चल गया था कि परमाणु क्या है, विभाज्य है, जिसमें एक नाभिक है, जिसमें क्या है, एक नाभिक, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन का आंसर मिल गया, लेकिन अभी सुनिएगा ध्यान से कि जिसमें क्या है, एक नाभिक है, जिसमें एक नाभिक है, ठीक है, ठीक है, जिसमें एक नाभिक है, ठीक है, जिसमें एक नाभिक है, और नाभिक में क्या है, तो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है, जिनको अगर दोनों को एक साथ लिया जाए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को एक साथ लिया जाए, इसको क्या कहेंगे, तो इसे न्यूक्लियन कहेंगे, क्या कहेंगे, न्यूक्लियन कहेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा शब्द है जो आपको भ्रमित कर सकता है, पूछ लेगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ हो तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे न्यूक्लियन कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियन कहा जाएगा, न्यूक्लियन कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियन कहा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियन कहा जाएगा, और नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है, और उसे एक विशेष कक्षा में व्यवस्थित करने का काम कौन करता है, तो ये प्रोटॉन करते हैं, ठीक है, उसको पकड़ के रखते हैं। दूसरी चीज याद रखिएगा, जब रदरफोर्ड ने कहा कि ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो वो त्वरित होंगे, और त्वरित होंगे तो ऊर्जा का क्या करेंगे, क्षय करना शुरू करेंगे, और एक समय बाद आएगा कि उनको प्रोटॉन अपनी तरफ खींच लेगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आकर नाभिक से टकरा जाएगा और परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, परमाणु अस्थायी होता है, याद रखिएगा, परमाणु क्या होता है, अस्थायी होता है, तो ऐसी चीजें देखने को आपको मिलेंगी, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो कि क्या है, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि वो भाई अस्थाई है, परमाणु क्या है, अस्थाई है, फिर भी हम कह रहे हैं कि नहीं वो अस्थाई हो सकता है, ऐसी बात कही जाए। तब उसके बाद नील बोर ने कहा नहीं भाई, जो इलेक्ट्रॉन होता है एक विशेष कक्षा में चक्कर लगाता है, उसे विविक्त कक्षा भी कहा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, विविक्त कक्षा भी कहा जाता है, और इसीलिए अल्फा किरण से क्या किया गया था, अल्फा किरण प्रकीर्णन के द्वारा क्या किया गया था, नाभिक की खोज की गई थी, और इसके बारे में क्या किया था, रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी दी थी, रदरफोर्ड ने क्या किया था, अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है, ठीक है, रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी दी थी, और रदरफोर्ड ने यह भी कहा था कि कई सूक्ष्म कण मिलकर पूरे एक परमाणु का निर्माण करते हैं, उसमें नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन जिसे न्यूक्लियन कहा जाता है, बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, कई ऐसे छोटे छोटे कण हैं जिनकी अभी खोज भी हो रही है, कुछ की हुई है, इसीलिए याद रखेगा। अब समझ में आ गई भाई। अब नाभिक के बारे में चर्चा करें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो पूरा एक एक बार दोहराते चलें। नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी, नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी,
नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी, बताइए भाई, नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी और साथ में परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी, परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी, आप याद रखिएगा। परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या में याद रखिएगा, जो नाभिक की त्रिज्या होगी छोटी होगी एज कंपेयर टू परमाणु के, तो इसका 10 के पावर -15 और यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर -10, 10 के पावर -10। ये एक एंगस्ट्रॉम के बराबर है। ये किसके बराबर है बताए थे, फर्मी याद है, फर्मी याद है, तो एक फर्मी के बराबर है, यह एक फर्मी के बराबर है और यह एक एंगस्ट्रॉम के बराबर है। इनके बीच का अंतर कितना है, तो 10 के पावर 5 का अंतर है। ठीक है, 10 के पावर 5 का अंतर है, वो भी कितना, मीटर। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या हो गया, मीटर है। अब समझ में आई बात, अब इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। इसके ऊपर ऋण आवेश होता है, इसके ऊपर कौन सा आवेश होता है, तो ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है भाई, तो ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है। ठीक है, अगर आवेश की बात करें कि कितना आवेश है, कुल आवेश कितना है, तो -1.6, ठीक है, -1.6022 इंटू 10⁻⁻, ठीक है, -19 होता है, कितना होता है, -19 होता है। अगर इसकी मास की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻, कितना होता है, 10⁻27, सॉरी -31 होता है, कितना होता है, -31 होता है। ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। प्रोटॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास के बीच का कंपेयर देखें तो कहा जाता है कि 2000 गुना शायद क्या होता है, ये अधिक होता है, ये ठीक है। तो ये क्या होता है, एक धन आवेश है। इसकी अगर वैल्यू देखा जाए तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, 10⁻⁻19 होता है प्लस में। अगर इसके मास की बात करें तो इसका जो मास होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 होता है इसका। ठीक है, और ये भाई उदासीन है। लेकिन याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण कहा जाता है, जो कि प्रोटॉन को एनोड किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनोड किरण कहा जाता है, कैथोड किरण और एनोड किरण कहा जाता है। और इन तीनों कणों में सबसे हल्का कौन है, इलेक्ट्रॉन है, सबसे हल्का कौन है, इलेक्ट्रॉन है इन तीनों में। ठीक है, और सबसे भारी जो है वो कौन है, न्यूट्रॉन है। सब कुछ समझते रहिए, ये एनोड किरण है, ये कैथोड किरण है, सबसे भारी ये है, सबसे हल्का ये है, सबसे ज्यादा भेदन क्षमता इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। याद रखिएगा, सब समझते जाइएगा, सब रिवाइज करा रहा हूँ। अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप समझते हैं तो करने की कोशिश करिए, समझते हैं पढ़ते हैं तो करने की कोशिश करिए। ठीक है, करने की कोशिश करिए, ठीक है, करने की कोशिश करिए। एक चीज और बता देता हूँ, एक चीज और सुनिएगा, इसमें प्रोटॉन जो है वो अस्थाई कण है, प्रोटॉन जो है वो अस्थाई कण है, जबकि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है अस्थाई कण नहीं है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है स्थायी कण नहीं है, प्रोटॉन स्थायी कण है, ये हिलने वाला नहीं है, ठीक है, हिलने वाला नहीं है। कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी होती है काम करना, ठीक है, जीवन की सबसे बड़ी खुशी है काम करना, ठीक है, काम में लगे रहना है। जिसे लोग कहते हैं कि आप कर नहीं सकते हैं, वहीं से आपके काम करने की शुरुआत होती है। और जिस दिन आप करके दिखा देते हैं, लोग आपको सफल समझ लेते हैं। और जब तक आप नहीं करते हैं तब तक आपको लोग सफल नहीं कहते हैं, तब तक आपके जीवन में कभी खुशी आ ही नहीं सकती है। ठीक है, तो अपने आप को व्यस्त रखिए, मस्त रखिए। जितना व्यस्त रखेंगे उतना मस्त रहेंगे, और जितना किसी के पीछे भागेंगे वो उतना आपको पागल बना के रखेगा। किसी के पीछे मत भागिए, ठीक है, मस्त रहिए अपने काम में डेडिकेशन दिखाइए, अपने काम को अच्छे से करिए, लोग आपके पीछे भागेंगे। कहते हैं कि उम्र को अगर, ठीक है, उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिएगा। अगर उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखिएगा, ठीक है, घुटने भले ही, ठीक है, ना चले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, घुटने चले ना चले कोई दिक्कत नहीं है। मन उड़ता परिंदा रखिए, ठीक है, मन को क्या कैसा रखिए, उड़ता हुआ परिंदा रखिए। देखिए आपके आगे दुनिया क्या करेगी, झुकेगी। ठीक है, तो फिर मैंने बता दिया, फिर से समझ लीजिए, सबसे भारी है, सबसे हल्का है, ये अस्थाई है, ये दोनों अस्थाई नहीं है। साथ में मैंने बोला भेदन क्षमता इसकी अधिक है, उसके बाद इसकी है, फिर इसके बाद इसकी है। फिर सुनिएगा, ये कैथोड किरण है, ये एनोड किरण है। नाभिक की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने की है। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 10 के पावर -15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10 के पावर -10 मीटर होती है। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10 के पावर -10 मीटर होती है। ठीक है, 10 के पावर -10 मीटर होती है। ठीक है, समझ में आई बात भाई,
10⁻10 मीटर होती है। ठीक है, ठीक है। कहते हैं कि खुद पर भरोसा रखने का हुनर सीख लो, खुद पर भरोसा रखने का हुनर सीख लो, सहारे कितने भी सच्चे हो, सहारे कितने भी सच्चे हो। ठीक है, सहारे कितने भी सच्चे हो, एक न एक दिन साथ छोड़ जाते हैं, एक न एक दिन साथ छोड़ जाते हैं। तो सहारे की जरूरत नहीं, बैसाखी की जरूरत तो है ही नहीं। ठीक है, बैसाखी की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि बैसाखी पर भी मैंने एक बात बोली थी। कहते हैं कि किसी अंधे को जिस दिन दिखाई देना शुरू होता है ना, तो सबसे पहले वो छड़ी को फेंकता है। तो जिस दिन आपसे बढ़िया ऑप्शन मिला है उस दिन आपको लात मार के भगा दिया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस पे चर्चा हो गई, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बना दिए। मैंने कहा था कि जब रिवाइज कराने पर आऊँगा तो रिवाइज इस तरह से कराऊंगा कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते रहिए बस। ठीक है, मैं भी चाहूँ तो यार आपको थ्योरी ना पढ़ाकर रोज सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा सकता हूँ। उस देखिए इसकी भी बारी आएगी। देखिए आप क्या है ना, आपके अंदर क्या है कि आपको कहते हैं कि डर जो है वो काम करता है। ठीक है, जो इस डर को पार कर ले जाता है वही काम कर जाता है। आप पहले एक प्रोसेस होता है, किसी भी चीज़ का एक प्रोसेस होता है। आप फॉर्म भरते हो तब जाके परीक्षा देते हो, परीक्षा बैठने के बाद फॉर्म नहीं भरने आते हो। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपको अगर कहीं जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो आपके पास एड्रेस का पता होना चाहिए। तो आपको अगर परीक्षा पास करनी है तो पहले नंबर पर सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस अगर पता है तो आप 50% जंग जीत चुके हैं। फिर 50% में क्या आता है कि 25% 30% तो आपको पूरा एक तरफ से रूटीन वाइज क्या है, सिलेबस को पूरा जितना टॉपिक दिया पढ़ जाइए। उसके बाद 20% में जम के लड़ाई होती है, वहाँ आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है, तब जाकर एग्जाम में बैठना है। ये 20% की लड़ाई बहुत कठिन होती है, और इस 20% की लड़ाई अगर जिनको लड़नी है ना, पहले सिलेबस अच्छे से पढ़ लें, सिलेबस को अच्छे से जान लें, तब 20% की लड़ाई बहुत आसान हो जाती है। नहीं आप आइए बस क्वेश्चन देखते जाइए, तो क्वेश्चन देखने से नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जिन्होंने इसको पढ़ा होगा ना वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, समझते हैं। मैंने कहा था कि आपको सब समझाऊंगा। चलिए अभी बताइए, सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के हैं। ठीक है, ये इस पर चर्चा हुई थी, सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के हैं, सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व के हैं। इस क्वेश्चन को अपने पास रखिएगा, इस क्वेश्चन को अपने पास रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने पास रखने की कोशिश करिएगा, बताइएगा। ठीक है, बताने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ। ठीक है, अभी बहुत सिंपल रख रहा हूँ, जब इसको बढ़ाऊंगा तो आपको क्वेश्चन टफ से टफ मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको सिंपल ही मिल रहा है, नहीं, अभी घबराइए नहीं, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए पहले समझ लेते हैं कि परमाणु संख्या को किससे दिखाते हैं, परमाणु संख्या को किससे दिखाते हैं, और परमाणु क्रमांक को, परमाणु भार को किससे दिखाते हैं। परमाणु क्रमांक परमाणु भार तो एक ही होता है। परमाणु संख्या और परमाणु भार को किससे दिखाते हैं, परमाणु संख्या और परमाणु भार को किससे दिखाते हैं, बताइए भाई, बताइए भाई, परमाणु भार को किससे दिखाते हैं, परमाणु संख्या को किससे दिखाते हैं, परमाणु भार को किससे दिखाते हैं। ठीक है, बताइए भाई। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। z बराबर p प्लस एन। ठीक है, z बराबर p प्लस एन, हम ऐसे लिखते हैं z बराबर p प्लस एन। ठीक है, a बराबर p प्लस एन। ठीक है, p प्लस एन। ठीक है, z बराबर p। ठीक है, z बराबर p। ठीक है, फिर a बराबर p माइनस एन। ठीक है, a बराबर p माइनस एन। ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। अब इसी को बताना है, इसी को बताना है। ठीक है, इसी को बताना है। तो पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन ए लिखिएगा, ए करके, ए पहला, तथा दूसरा बी, बी
दूसरा, तीसरा, ठीक है, सी, सी, दूसरा व तीसरा, उसके बाद डी, डी, पहला, अरे भाई यहाँ पर ये गलत, चौथा, ठीक है, पहला व चौथा। बताइए भाई इसमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है। आपको क्वेश्चन ये नहीं देगा प्रभु के परमाणु क्रमांक बराबर ये होता है, ठीक है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये नहीं देगा आपको। पी जेड के फॉर्म, सॉरी ए जेड पी के फॉर्म में दे देगा, एन के फॉर्म में दे देगा, क्योंकि उसको कंफ्यूज करना है आपको, आपसे क्वेश्चन निकलवाना है आपको। वो देखना चाह रहा है कि आपको प्रतीक चिन्ह याद है कि नहीं याद है, वो ये जानना चाह रहा है, ठीक है। समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। बाकी आप तो थ्योरी तो याद है आपको, मुझे पता है बहुत ब्रिलियंट हो, ठीक है। समझने की कोशिश करिए। देखिए समझने की कोशिश में समझने की कोशिश करिएगा। परमाणु संख्या को हम किससे दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर है ये, ठीक है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास है ये, ठीक है, एटॉमिक मास। पहले एटॉमिक नंबर, डिफिनीशन आपको याद है, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या जितनी होती है वही क्या होती है, परमाणु संख्या होती है। जिस तरह से बोलना है बोल लीजिए। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला सही होगा, पहला निकल गया। फिर क्या होता है, एटॉमिक मास कहता है कि परमाणु के अंदर, नाभिक के अंदर, परमाणु के अंदर, नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या होता है, आपका एटॉमिक मास होता है। ये क्वेश्चन हो गया। तो मेरा सही कौन सा हुआ, मेरा सही हुआ है दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा। पहला में देख लीजिए कभी ये नहीं होगा, सिर्फ ये होगा, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद ये वाला और ये वाला तो मैंने सही बता दी, ये कभी देखने को नहीं है, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये असंभव है, ये असंभव है। तो इस चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। एक और इसका रूप, चूंकि हमें पता है कि जेड बराबर क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, तो हम ए बराबर और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जेड प्लस एन। ये भी ऑप्शन में आ सकता है, भ्रमित मत होइएगा, भ्रमित मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि P बराबर क्या होता है, जेड होता है। P बराबर जेड होता है, तो जेड प्लस एन भी ऑप्शन में आ सकता है। सभी ऑप्शन को हटा देगा, इसमें से इस ऑप्शन को हटाकर यहाँ पर कुछ और लिख देगा, ठीक है, या इस ऑप्शन में ऐसे भी दे देगा। देखिए बता देता हूँ, ए बराबर ये भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है, ए बराबर क्या लिख सकता है, जेड प्लस एन लिख सकता है, जेड प्लस एन। तो ये भी और ये भी, ठीक है, ये भी दोनों सही हो जाएंगे। तो हम दूसरा और पहला, आप भ्रमित रहेंगे, आप भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन हमें भ्रमित नहीं होना है। ये दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन ऐसे पकड़िए, मैंने कहा था कि जब उतरूंगा कराने तो मेरे पास भले ही सुविधा की कमी है, लेकिन जो चीज़ है वो आपको एकदम सटीक मिलेगी, उस चीज़ में कमी नहीं देखने को मिलेगी, उस चीज़ में कमी देखने को नहीं मिलेगी, याद कर लीजिएगा, बस समझिए। चलिए भाई आइए देखते हैं। देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने निम्न में से किसकी व्याख्या की। देखिए यह क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का है, जिसमें एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े थे, ठीक है, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, परमाणुकता का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है कौन कौन से नियमों की व्याख्या करती है डाल्टन का सिद्धांत। डाल्टन का सिद्धांत किसके है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको मैंने बताया था कि चाहे आप द्रव्यमान, चाहे अभिक्रिया कराने के पहले या बाद में द्रव्यमान स्थिर होता है, याद रखिएगा, ये स्थिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। दूसरा परमाणुकता का नियम, ये बिल्कुल भिन्न है, इसको आप जब भी देखेंगे तो ये चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब पढ़ेंगे उससे संबंधित है।
परमाणुकता का नियम, ठीक है, वहां पर देखना है। स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, चाहे आप पानी गंदा लीजिए, खारा लीजिए, चाहे जिस भी अवस्था में लीजिए, जो उसका अनुपात होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो स्थिर ही होगा, वही होगा, ठीक है, जो अनुपात है वही रहेगा। और वो अनुपात कितना होता है आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो भाई आपकी गलती है, ठीक है। उसको समझने की कोशिश करिए कि 1:8 में ही रहता है, वो कभी चेंज होता ही नहीं है। गुणित अनुपात का नियम, कोई भी यौगिक दो तत्वों से मिलकर बना है, कोई भी यौगिक क्या है, दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो उस तत्व के द्रव्यमान के साथ जो भी उसका अनुपात बनेगा, द्रव्यमान के साथ जो भी अनुपात बनेगा वो पूर्ण संख्या में बनेगा, उसी को कहते हैं गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। फिर से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी यौगिक दो तत्वों या उससे अधिक तत्वों से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एक तत्व का दूसरे के द्रव्यमान के साथ क्या होगा, छोटी पूर्ण संख्या में क्या होगा, उसका क्या बनेगा, एक अनुपात बनेगा, उसी को कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। यानी मेरा ये, उसके बाद ये और ये, इसी की क्या करता है, इसी सिद्धांत की व्याख्या करता है। कौन करता है, तो डाल्टन का सिद्धांत करता है, डाल्टन के परमाणु का सिद्धांत इनको करता है। और डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत मैंने कई क्रम में आपको बता रखा है, आप उसको देखिए, उसको समझिए, उसको पढ़िए, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए एक बार अगर आपके कहने पर तो डाल्टन के सिद्धांत का भी व्याख्या कर लेते हैं। डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने क्या कहा था, भाई चोट लगी क्या हमको, ठीक है। डाल्टन ने कहा कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है, परमाणु क्या है, अविभाज्य है, परमाणु क्या है, अविभाज्य है, ठीक है, परमाणु क्या है, अविभाज्य है, ठीक है। अगर हम बात करें कि भिन्न भिन्न तत्वों के, ठीक है, परमाणु की रासायनिक क्रिया, रासायनिक गुण और भौतिक गुण दोनों क्या होंगे, भिन्न होंगे, ठीक है, ये भी बात कहा गया था, रासायनिक गुण और द्रव्यमान क्या होंगे, भिन्न होंगे, ठीक है, ठीक है। और कहा गया कि जो परमाणु होता है ऐसा अदृश्य कण है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, ये भी याद रखिएगा। और क्या कहा था डाल्टन ने और क्या कहा था कि परमाणु का जो संयोजन होगा, रासायनिक संयोजन जो होगा, वो उसके क्या कहते हैं, गुणों के अनुसार होगा और द्रव्यमान संरक्षण का पालन भी करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी भी बात हो गई थी, अब हम द्रव्यमान संरक्षण के बारे में जो बताए हैं वो याद रखिएगा, ठीक है। और डाल्टन ने पदार्थ के बारे में बुनियादी सिद्धांत भी दिए थे, क्या दिए थे, बुनियादी सिद्धांत भी दिए थे। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, ठीक है, ये सारी चीजों को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन रहा, ये क्या रहा, क्वेश्चन रहा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, रदरफोर्ड का नाभिक के संदर्भ में, नाभिक के संदर्भ में, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है। नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों अस्थायी हैं, नाभिक धन आवेशित होता है, थॉमसन मॉडल को सहमति देता है, नाभिक में केवल प्रोटॉन अस्थायी है, ठीक है। 2 मिनट रुक जाइए, लाइट आ जाती है, 2 मिनट। चलिए भाई देखिए, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है। देखिए हम पहले क्या कर लेते हैं, पहले इनको समझ लेते हैं, उनको समझने से पहले इनको समझ लेते हैं, तब हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लेंगे। थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल कहता है कि जो परमाणु जो है वो धन आवेशित होता है, क्या होता है, धन आवेशित होता है, उसका पूरा जितना हिस्सा है, ठीक है, एक धन आवेशित गोला होता है। यह एनसीईआरटी में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि परमाणु जो है एक धन आवेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन उन धन आवेशित गोला के बीच में व्यवस्थित होते हैं कि जिसके कारण क्या हो जाता है, परमाणु उदासीन हो जाता है। ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट है थॉमसन का, ये स्टेटमेंट है थॉमसन का। तो ये तो बिल्कुल अलग है रदरफोर्ड के सिद्धांत से, क्योंकि अभी रदरफोर्ड के सिद्धांत को मैं बताऊंगा, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। और जे थॉमसन ने जो ये सिद्धांत दिया था वो 1898 में दिया था। कब दिया था, तो 1898 में ये सिद्धांत दिया था। कब दिया था, इलेक्ट्रॉन की खोज के पहले और इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद और नाभिक की खोज के पहले ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। इसी को उन्होंने कहा प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल और तरबूज का सिद्धांत, जिसमें तरबूज का जो खाने योग्य भाग है वो धनावेशित भाग है और जो बीज है, जो प्लम है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की तरह धसा हुआ है।
और इस तरह से व्यवस्थित है कि पूरा जो परमाणु है वो उदासीन है। ये थॉमसन का कहना था, ये थॉमसन का कहना था, जिसे थॉमसन थॉमसन दोनों कहा जाता है, याद रखिएगा। अब अर्नेस्ट रदरफोर्ड की बात कर लेते हैं। अब रदरफोर्ड ने भाई उनको हुई टेंशन कि भाई अब हम देखें कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित है। तो इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को देखने के लिए और ये जो नाभिक की खोज की है रदरफोर्ड, वो कहते हैं कि जब कोई चीज़ करने निकलते हैं तो हो कुछ हो जाता है, वही चीज़ हुआ, एक अलौकिक चीज़ हुई। तो ये सिर्फ इनको ये जानना था कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से परमाणु में व्यवस्थित है। ठीक है, वो तो कहे कि धंसा हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, परमाणु की जो सही स्थिति वो हमें देखना है। ठीक है, वो देखना है। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, अल्फा कणों की क्या की थी, बमबारी कराई थी। अल्फा कणों का क्या कराया था, बमबारी कराया था। और उस जो अल्फा कण है वो द्विआवेशित हीलियम कण होता है, जिसका द्रव्यमान 4u होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें पर्याप्त ऊर्जा होती है। तो इन्होंने सोचा था कि ये टकराएंगे तो कुछ क्या देखने को, लेकिन इनकी जो सोच थी उससे उलट क्या हुई, पूरा जो चीज़ें आना था रिजल्ट वो इनसे उल्टा आया, उसका जस्ट उल्टा देखने को मिला। ठीक है, तो जो उल्टा देखने को मिला, तो वो क्या देखने को मिला, वो सारी चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने देखा कि जो अधिकतर जो कण हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, परमाणु मतलब जो सोने की पन्नी है उसको पार करके बाहर निकल जा रहे हैं। इससे ये समझ में आया कि मैक्सिमम भाग क्या है, खाली है परमाणु का। फिर कुछ भाग क्या है, छोटे से कोण से क्या हो रहा है, विक्षेपित हो रहे हैं। यानी छोटे से कोण से क्या हो रहा है, विक्षेपित हो रहा है। प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण क्या हो रहा है, वापिस हो रहा है। तो इनको ये भी समझ में आ गया कि उसी परमाणु में एक ऐसा जगह है, एक ऐसा स्थान है जो धन आवेशित, क्योंकि हमारा जो अल्फा कण है वो धन आवेशित है। तो धन आवेशित को क्या करेगा, रिपल्स करेगा, यानी क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा भाग जो है वो धन आवेशित है, जिसका अगर त्रिज्या का कंपेयर किया जाए तो 10⁵ मीटर का अंतर देखने को मिल रहा है। ये इनको समझ में आ गया। तो उन्होंने कहा कि जो केंद्र पर है, जहाँ पर समस्त द्रव्यमान क्या है, कार्य कर रहा है, वही क्या है, परमाणु का नाभिक है, और ये धन आवेशित है। ये क्या है, धन आवेशित है। ये किसने कहा, रदरफोर्ड ने कहा। ये किसने कहा, रदरफोर्ड ने कहा। रदरफोर्ड ने एक और चीज कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाता है। कौन, इलेक्ट्रॉन। यही चूक हो गई उनसे, यही चूक हुई उनसे। किससे चूक हुई, तो रदरफोर्ड से यही चूक हुई कि उन्होंने कहा कि क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, चक्कर लगाता है, जो कि बहुत ही बड़ी क्या थी उनकी, कहते हैं ब्लंडर, मिस्टेक हो गया यहीं से। और इसीलिए क्या आया, नील्स बोर्स का क्या आया, मॉडल आया। ठीक है, नील बोर्स का जो है मॉडल आया। ठीक है, मॉडल आया। ठीक है, और कहा कि जो नाभिक का आकार है परमाणु के आकार से काफी कम, ये तो अभी बताया 10⁵ ठीक है, ये चीजें हैं और इसी को अप्लाई करिए। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों स्थायी हैं, गलत है भाई। नाभिक धन आवेशित है, बिल्कुल है भाई। थॉमसन मॉडल को सहमति देता है, नहीं भाई, सहमति नहीं देता है। नाभिक में केवल प्रोटॉन स्थायी है, बिल्कुल सही है। तो हमारा दूसरा और चौथा क्या होगा, सही होगा। दूसरा और चौथा सही होगा। आपके सामने सारी चीजें खोल के रखी जा रही हैं, समझने की कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश करिए। चलिए भाई देखिए, उसी से रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन ने व्याख्या की। किसकी व्याख्या की, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। क्या इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई चर्चा रदरफोर्ड ने की थी कि उन्होंने बताया था कि ऋण आवेशित होता है। आगे देखिए, नाभिक में परमाणु के द्रव्यमान तथा धन आवेश केंद्रित होते हैं। इसकी जो प्रकीर्णन हुआ था, जो प्रयोग हुआ था, उसमें इसकी व्याख्या हुई थी कि नहीं हुई थी, अभी चर्चा हुई है। नाभिक में न्यूट्रॉन रहते हैं, ये रदरफोर्ड कहना है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, अभी चर्चा हुई है कि होता है कि नहीं होता है, हमने अभी चर्चा की है। अभी सब कुछ रदरफोर्ड के बारे में डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, जब हम अल्फा कण का प्रकीर्णन कराते हैं तो अल्फा कण का बिहेव कैसा होता है, गुण कैसा होता है, तो धनावेशित होता है, उसका द्रव्यमान 4u होता है। कहते हैं कि द्विआवेशित हीलियम कण होता है। ठीक है, द्विआवेशित हीलियम कण होता है। अल्फा कण के बारे में मैंने बता दिया था। और इसकी जो क्षमता होती है, इसकी जो ऊर्जा होती है, प्रोटॉन से अधिक होती है, याद रखिएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। तो क्या इसकी चर्चा की है, नहीं की है भाई, इसकी चर्चा नहीं हुई है। नाभिक में परमाणु के द्रव्यमान और धन आवेश, भाई जब नाभिक की बात ही हो गई है, नाभिक की चर्चा हुई है, तो जरूर ही ये कहा गया है। ठीक है, धनावेशित अभी बताएं, धनावेशित
धनावेश में केंद्रित होते हैं, ये चर्चा हुई अभी। उसके बाद कह रहा है नाभिक में न्यूट्रॉन, इसकी भी चर्चा उन्होंने कभी नहीं की है। उसके बाद परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, इसकी भी चर्चा हुई है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? तो दूसरा और चौथा ऑप्शन क्या है? सही है। दूसरा और चौथा ये है क्वेश्चन, चौथा है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इसका समझ में आई बात? क्लियर है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए, हाइड्रोजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 0 होते हैं, 2 होते हैं, 1 होते हैं, 3 होते हैं। इसी तरह से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओजोन जो होता है उसके एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर वही पूछा कि हाइड्रोजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। उसी तरह से ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, ये भी याद रखिएगा। परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? परमाणु हमेशा उदासीन प्रकृति के होते हैं, ये होता है। परमाणु आपस में जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, ये होता है। परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता, ये होता है। उपर्युक्त सभी, ठीक है, उपर्युक्त सभी। देखिए भाई, हमने बात की थी कि परमाणु सीधे डायरेक्ट पदार्थ नहीं बनाता है, तो पहली बात तो ये कथन सबसे गलत है। ठीक है, हमेशा उदासीन, ये भी नहीं होता है। ठीक है, परमाणु सतत अस्तित्व में रहता है, ये सही है। और जब 2 गलत हो गया तो ऐसे ही गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर जो वैल्यू है वो तीसरी क्या है? वो झिस कर रही, तीसरा जो है हमारा सही है। ठीक है, यहीं पर आज के लिए खत्म करते हैं। अभी तो आज शुरू किए हैं, कल क्वेश्चन के जो है और क्वेश्चन लगाए जाएंगे और भी। अब ये तो थोड़ा सा एक कहते हैं कि आपको दिखाया गया, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो टफ आएंगे, और वो क्वेश्चन जो होंगे आपके जो रेलवे लेवल के होंगे, और भी टफ क्वेश्चन बनाने चल रहा हूँ और आपको कराऊंगा। और ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन, उसको और अलग करके क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।